हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 7, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों। जीओसी पार्ट 1 में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था और जीओसी पार्ट 2 में हम आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम इस कोर्स में क्या पढ़ चुके हैं? हमने शुरू किया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो क्या होता है आइसोमेरिज्म? आई होप आप सब लोगों को अच्छे से मालूम है कि ये वो फिनोमिनन है जहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो या दोनों हो, बट प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। तो फिर उसके बाद हमने सीखा क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म की दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो पहले 5 लेक्चर्स में हमने डिटेल डिस्कशन की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, और 6th लेक्चर जो कि पिछला लेक्चर था वहां पे हमने डिटेल डिस्कशन शुरू की स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? अगेन आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा कंपाउंड्स का, मगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी मॉलिक्यूल्स का सेम होता है, सिर्फ फर्क होता है उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट में। तो स्पेशियल अरेंजमेंट के फर्क से कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगी, राइट? तो फिर उसके बाद हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हुए डिटेल में पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ना शुरू किया था। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कुछ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, कुछ इस लेक्चर में करेंगे, और शायद मुझे अगला लेक्चर भी आपका लेना पड़े और वहां पे हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने जो कुछ भी पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया उसको ब्रीफली इस लेक्चर में डिस्कस करते हुए फिर हम आगे एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, एलीन्स, बाइफेनाइल्स एंड स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। सो चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो बात मैं आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बता रही हूँ वो ये है कि हम ये सारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्पेस में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड है वहां से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे सारी जो लर्निंग कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स है। तो मॉडल्स के साथ हर एक चीज को आप अच्छे से समझते जाएंगे, और फिर मैं आपको उसको सारा रिप्रेजेंटेशन कैसे हम पेपर पे करते हैं, कैसे हम उसको अपनी कॉपीज में लिखेंगे और कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये सब कुछ सीखते जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं आज का रिवीजन ऑफ कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज यहाँ से हमें ये मालूम लगता है कि कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, और वो आज के इस लेक्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन जो हमने सीखी थी वो ये थी कि मॉलिक्यूल्स में एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। फ्री रोटेशन पॉसिबल अगर होगी तो वेल एटम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहां पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे देखा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी हमने देखा था एल्डोक्साइंस में, कीटोक्साइंस में, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी देखा था एजोएंजाइम्स में। ये सब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं। तो एक डबल बॉन्ड से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलती है, एटम्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, हमें इनको घुमाने के लिए बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा और नए बॉन्ड्स को फॉर्म करना पड़ेगा, राइट? अब नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या सीखी थी? नेक्स्ट कंडीशन हमने सीखी थी कि जो कार्बन एटम्स हैं जो डबल बॉन्ड से बाइंड हुए हुए, ये दो ब्लैक वाले हैं, तो इनके ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, ये सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाले पे एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, तो ये दो डिफरेंट ग्रुप्स को शो सिग्निफाई कर रहा है। सिमिलरली दूसरे कार्बन में भी एक ब्लू बॉल है, एक रेड बॉल है, ये सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, मगर एटलीस्ट एक कार्बन पे सिमिलर नहीं होने चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, राइट? अब इसके अलावा एक नई कंडीशन जो आज मैं इस लेक्चर में ऐड कर रही हूँ वो ये है कि जो दो नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन में लाई जाने चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसके पीछे एक पेपर रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब एक दूसरे को टच करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है और इसका सिग्निफिकेंस आप आज के इस लेक्चर में समझोगे कि अगर वो नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो सेम प्लेन में नहीं लाई करेंगे तो वेल वहां पे भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो तरह के आइसोमर आए, एक सिस एक ट्रांस। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड के अक्रॉस, राइट, ये वाले ये डबल बॉन्ड है, इसकी इस साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये वाले दो सेम थे, ये दोनों सेम थे, ये डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रांस स्ट्रक्चर। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये अगर y है तो y दूसरा ऑपोजिट साइड पे, ये x है तो दूसरा x इसकी ऑपोजिट साइड पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस स्ट्रक्चर। और अगर हमें इसका सिस स्ट्रक्चर बनाना है तो वेल हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा और नए बॉन्ड्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नए बॉन्ड्स को बनाएंगे पुराने वालों को तोड़ने के बाद, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिस स्ट्रक्चर। अब इसमें डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आप ब्लू बॉल्स देख सकते हो, इधर आप रेड बॉल्स देख सकते हो, सॉरी द बॉल इज गॉट ऑफ। तो ये वाला स्ट्रक्चर जहां पे दोनों सेम तरह के एटम्स आपको दिखे एक ही साइड पे, दिस इज अ सिस स्ट्रक्चर। तो ये सब आप पिछले लेक्चर में भी अच्छे से आई होप अंडरस्टैंड कर चुके हो। अब आगे सीखते हैं कि हमें इस लेक्चर में क्या दिखता है। सो नेक्स्ट आपको जो सीखना है वो ये है कि हम इन स्ट्रक्चर्स को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक वे तो है अब जो आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्रॉ किया, जो वो दो लाइंस ऊपर को ड्रॉ कर दी और दो लाइंस नीचे को ड्रॉ कर दी। ये एक्स ऊपर को है तो ये इस तरीके से मॉडल को हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि ये दो एक्सेस ऊपर हैं डबल बॉन्ड के, दो वाइज डबल बॉन्ड के नीचे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर x एक ऊपर और एक y ऊपर है और एक y और एक x नीचे है तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर एक्स वाई डिफरेंट है और नीचे वाई एक्स डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस स्ट्रक्चर, डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है। अब दूसरा वे इसको जो पेपर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ये है सिस और ट्रांस। इसमें आप डिफरेंस क्या देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक्स और वाई को स्ट्रेट लाइंस के साथ ड्रॉ किया, जबकि यहाँ पे एक एक्स के साथ आप एक डॉटेड सा ट्राइंगल देख सकते हो, वाई के साथ एक सॉलिड ट्राइंगल देख सकते हो, राइट। तो इसमें और इसमें डिफरेंस में रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस क्या है, पहले इसको मॉडल के साथ ही एक्सप्लेन करते हैं। तो सपोजिटली हमारे ये जो ब्लू है ये x है और जो रेड है वो y है, ऑलराइट। अब ये जो ब्लू अगर आप देखोगे ये डबल बॉन्ड था, ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे ड्रॉ किया कि ये ऐसे है, x ऊपर जा रहे हैं y नीचे आ रहे हैं। अब मैंने इसको आपकी तरफ घुमा दिया, अब क्या देख सकते हो आप कि ये जो ब्लू है ये आपकी तरफ आ रहे हैं और जो रेड है वो मेरी तरफ आ रहे हैं, राइट। अब आ, ये ब्लू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सॉलिड ट्राइंगल के साथ, ऑलराइट। अब आप वापस डायग्राम देखो, ये जो y है इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, सॉलिड ट्राइंगल के साथ, और x को हमने ड्रॉ किया है डॉटेड के साथ। तो मैंने आपको बोला था कि ब्लू को हम क्या मान लेते हैं, x, तो हम अब इसको y ही मान लेते हैं सो दैट कि आपका डायग्राम के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो y अगर ब्लू है और ये आपकी तरफ आ रहा है तो हमने इसको पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक सॉलिड ट्राइंगल के साथ जिसे हम वेज बोलते हैं। और जो रेड है ये मेरी तरफ आ रहे हैं, मतलब आपसे बैक जा रहे हैं, ठीक है। जो आपकी तरफ सामने आपकी आप देख सकते हो वो डायरेक्टली आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो उसको हम सॉलिड ट्राइंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपसे दूर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, डॉटेड ट्राइंगल के साथ, जिसे हम बोलते हैं डैश, ऑलराइट। So the groups that point toward us, they are denoted by a dark solid line called as wedge, and the groups that point away from us, they will be denoted by a dashed line called as dash. Wedge and dash representation. ये representation understand करना बहुत important है because इसको आप throughout stereochemistry में use करने वाले, राइट। इसलिए हम यहाँ पे इसको फोकस भी ज्यादा कर रहे हैं। तो जो आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एक सॉलिड वेज के साथ, और जो आपसे दूर जा रहे हैं उसको आपको रिप्रेजेंट करना है एक डैश के साथ, राइट, डैश ट्राइंगल के साथ, ऑलराइट। सो यहाँ पे अब ये ब्लू आपकी तरफ आ रहे हैं
तो इसका मतलब है ये सॉलिड वेज, और जो पीछे रेड आ रहे हैं आपसे दूर जा रहे हैं, आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं, मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या बन जाएंगे, डैश, राइट। और अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो रेड अब आपकी तरफ आ रहे हैं, तो अगर आपको इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा तो आपके रेड्स के लिए आप वेज ड्रॉ करोगे और ब्लू के लिए आप डैश ड्रॉ करोगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर इसका आप ट्रांस स्ट्रक्चर देखोगे तो आप ट्रांस में हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि एक x और y आपसे दूर जा रहे हैं, एक y और x आपके पास में आ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्रांस स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसके बिना आप आगे रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, गुड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में समझा था क्या होता है, अब जल्दी से रिवाइज भी कर लिया, तो अब आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम क्यों सोच रहे हैं, पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। वेल, अगर आप लोगों को पीछे कोई पुराने लेक्चर्स याद हैं तो वहां पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और वो लेक्चर जो था वो बहुत हेल्पफुल था फॉर एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं तो वो आप कैसे बता सकते हैं। इन केस आपने हमें इसी लेक्चर के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए ही ज्वाइन किया है, तो वेल आई वुड रेकमेंड कि आप वो लेक्चर जरूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी फॉर ड्रॉइंग ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और वहां पे जो हमने सबसे इम्पोर्टेंटली सबसे पहली चीज सीखी थी वो ये थी कि एक डबल बॉन्ड किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है। और अब हम कह रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो उन कंपाउंड्स में दिखती है जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्विवेलेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब इन रिंग कंपाउंड्स में भी हो। तो इस थॉट के साथ हम शुरू करते हैं कि कैसे साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी होगी या नहीं होगी, भी देख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स सिस और ट्रांस कब होंगे, जब वो अपनी पोजीशन में लॉक हो जाएंगे, राइट। तो अगर जैसे कि हमारे पास पाई बॉन्ड्स थे, डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी, जो सब्स्टिट्यूएंट जहां पे थे वो वहां पे फिक्स हो गए, उनको उस पोजीशन से चेंज करने के लिए हमें बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ रहा था, इसलिए हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे, सिस देखा, ट्रांस देखा, और उसके अंदर हमने ईजेड सिस्टम भी समझा, एक्सिस एंटी भी समझा, राइट। तो पाई बॉन्ड ने क्या किया था, सब्स्टिट्यूएंट्स को अपनी पोजीशन पे लॉक कर दिया था। सिमिलरली अब अगर आप रिंग्स को देखो तो रिंग्स भी लॉक कर देते हैं, कैसे कर देते हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये क्या है स्ट्रक्चर, ये तीन ब्लैक बॉल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये तीन ब्लैक बॉल्स और रिंग के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसके आगे अब आपको दो ब्लू बॉल्स दिख रही हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो ब्लू बॉल है वो एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। इसमें अगर अब आप देखोगे तो दो कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस। तो दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड है और हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के आसपास फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, मगर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अगर मैं कार्बन को फिक्स कर रही हूँ और इसको मूव कर रही हूँ तो व्हाट यू कैन सी इज की फ्री रोटेशन नहीं हो रही, ये वाला भी इसको पकड़े हुए है और ये इसको मूव नहीं करने दे रहा और इस वाले को इसने पकड़ा हुआ है, तो ये आपस में एक दूसरे को पकड़े होने की वजह से फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। अब फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते तो इसके आसपास जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी पोजीशन फिक्स हो गई। इसकी वजह से हम देखते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है, चाहे उनमें सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, बट स्टिल दे शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ऑलराइट। और जो हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं दैट इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो अगर आप उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, राइट। अब इसको हम मॉडल के साथ कंपेयर करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से, जब मैंने इसको घुमा दिया तो अब आप देख सकते हो कि दो हाइड्रोजन ऊपर है और दो मिथाइल ग्रुप नीचे है, ठीक है। तो ये जहां पे ये अब हमने क्या मान लिया कि ये जिस तरीके से मैंने इसको हैंड पे रखा, ये एक प्लेन बन गई रिंग के साथ, राइट। अब इस रिंग की प्लेन के ऊपर और रिंग की प्लेन के नीचे हम देख रहे हैं,
अगर प्लेन के ऊपर हमें दो सिमिलर दिख रहे हैं ग्रुप्स और नीचे सिमिलर दिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सिस। और अगर मैं इसकी पोजीशन ऑब्वियसली मुझे तोड़ना पड़ेगा, उसके बिना फ्री रोटेशन तो पॉसिबल है नहीं है, तो हमारे पास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रांस स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो कि ये और ये राइट, ये दोनों अब अपने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, ये डायगोनली ऑपोजिट, ये प्लेन के ऊपर ये प्लेन के नीचे, ये हाइड्रोजन प्लेन के नीचे ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर। और यही आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो, दो हाइड्रोजन्स प्लेन के ऊपर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो दो प्लेन के नीचे हैं हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई, मॉडल के साथ हमने कोरिलेट करके भी देख लिया। और दूसरी भी रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी थी वेज और डैश के साथ, तो उसको भी सीख लेते हैं। राइट, तो ये एक सिस स्ट्रक्चर है, ये एक ट्रांस स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप क्या देख सकते हो कि ये दो डैश हैं, राइट, दो डैश पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप पे। इसका मतलब है कि ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं, आप उनको आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बैक जा रहे हैं, राइट। और अगर आप ट्रांस स्ट्रक्चर देखोगे तो ट्रांस स्ट्रक्चर में क्या है कि एक मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ आएगा और एक पीछे जाएगा। तो मैं दोनों ही आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, राइट। सो ये हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर था, ट्रांस स्ट्रक्चर था, ये आपने देख लिया कि एक मिथाइल ग्रुप ऊपर जा रहा है, एक मिथाइल ग्रुप नीचे जा रहा है, ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देख सकते हो कि एक ब्लू बॉल आपकी तरफ आ रही है और एक ब्लू बॉल आप इनफैक्ट देख ही नहीं पा रहे हो, वो मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वो ब्लू बॉल आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज दैट इज कमिंग टूवर्ड्स मी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया ट्रांस के लिए। और यहाँ पे हम सिर्फ मिथाइल ग्रुप्स को दिखा रहे हैं, मैं भी आपको सारे का सारा कंप्लीट समझाऊंगी, ठीक है। और अगर अब मैं इसको वापस चेंज कर दूं, अब ये ग्रुप्स कैसे हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स आपकी तरफ आ रहे हैं। जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन में इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे, वेज के साथ। और अगर अब मैं इसको इस तरीके से कर दूं, अब ये ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप कहाँ गए, पीछे को चले गए, तो अब हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश के साथ, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया वेज और डैश के साथ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पीछे को जा रहे हैं तो डैश के साथ, अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप इस डैश की जगह पे ऐसे वेज ड्रॉ कर दोगे, राइट। तो ये सिस हो गया और ट्रांस हो गया। मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि सारी स्टीरियो केमिस्ट्री में हम ये वेज डैश ऊपर नीचे ही समझने वाले हैं, और अभी समझ लोगे अच्छे से तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर था जिसे हमने क्या बोला था, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का कौन सा स्ट्रक्चर, ट्रांस स्ट्रक्चर। क्योंकि एक वेज है और एक डैश है, एक आपकी तरफ आ रहा है और एक मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अभी हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया। अगर आप देखना चाहो कि हाइड्रोजन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, इसमें आप क्या देखोगे, जो लाइंस ऊपर को जा रही है, राइट, तो ये आपके रिंग की प्लेन है, इससे ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जा रहा है। ये वाला चाहे आप टेढ़ा देख रहे हो मगर ये भी लाइन कैसे है, ऊपर की तरफ जा रही है। और ये वाला हाइड्रोजन ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक मिथाइल ग्रुप और दो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और दो हाइड्रोजन, ये वाले की लाइन नीचे को है, ये की नीचे है और इसकी नीचे है, तो ये नीचे जा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये एक ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें हमने किया क्या है, अब अगर आप यहाँ पे इसको अब देखोगे तो पहले मुझे ट्रांस स्ट्रक्चर ड्रॉ यहाँ पे मॉडल में भी लेना पड़ेगा। ये हमारे पास ट्रांस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ट्रांस में मैंने अब क्या किया है, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर ले लिया, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि दो हाइड्रोजन ऊपर है, राइट, और एक मिथाइल ग्रुप नीचे है, दो हाइड्रोजन भी नीचे है, राइट। तो ये आप अब इस तरीके से देख सकते हो। तो सारे तीन हाइड्रोजन ऊपर, सॉरी, दो हाइड्रोजन ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, और एक मिथाइल ग्रुप नीचे, दो हाइड्रोजन नीचे। इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ऑल राइट, अब अगर आप इसको वेज और डैश के साथ रिप्रेजेंट करने हो, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर हाउ ही इज सीइंग इट। इसको वेज और डैश के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, एक मिथाइल ग्रुप सॉलिड वेज के साथ,
राइट। तो डायग्राम के साथ कंपेयर करते जाओ, एक हमने सॉलिड वेज ड्रॉ किया मिथाइल ग्रुप के साथ, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन और फिर एक हाइड्रोजन, राइट। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल हाइड्रोजन, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, राइट। सो एक पॉइंटिंग अप वाले हैं या टुवर्ड्स यू, जब मैं उसकी प्लेन को उस तरीके से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वेरी कर देती हूँ। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। ये वेज, ये हाइड्रोजन का वेज, ये वाले हाइड्रोजन का वेज, ये प्लेन के ऊपर वाले हैं, या आप कह सकते हो कि आपकी तरफ आ रहे हैं अगर उसकी मैं एंगुलेशन को चेंज कर दूं, या ये हाइड्रोजन जो डॉट डैश के साथ ड्रॉ किया, ये मिथाइल ग्रुप डैश के साथ, ये हाइड्रोजन डैश के साथ। सो ये कौन से हैं, या तो नीचे आ रहे हैं या बैकवर्ड्स जा रहे हैं। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। और हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन हाइड्रोजन्स को ओमिट कर देते हैं और सिर्फ मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन को बता देते हैं, तो डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता, आसान दिखता है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब आप लोगों को मालूम लग गया कि कैसे करना है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, सो ये तीनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर हम इसका सिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे तो सिस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, दो मिथाइल ग्रुप्स, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ है, राइट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वेज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको डैश के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब है कि ये नीचे को होंगे। फाइन, सो ये नीचे को जाएंगे या बैकवर्ड्स जाएंगे, या अगर ये सॉलिड वेज के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फॉरवर्ड आएंगे या ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास ओरिएंटेशन होगी इनकी, और कैसे हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सब जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, उस पे को सबको मैं जल्दी से यहाँ पे लिख दूंगी, सो दैट कि आप अपने जब नोट्स बनाएंगे और आप उसको रीड करेंगे तो वेल आपको सब कुछ अच्छे से याद रहेगा और समझ में भी आएगा। ऑलराइट, तो हमने स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, और साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर फ्री सिंगल बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है। फ्री सिंगल बॉन्ड होता है मगर वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, उसकी वजह से ही हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट। कार्बन रिंग और साइक्लोएल्केन, तो ये अभी हमने मॉडल किसका देखा है, साइक्लोएल्केन का। तो जो कार्बन रिंग है उसने एक सूडो प्लेन ड्रॉ कर दी, राइट। एक प्लेन हमने, उसकी प्लेन को हमने मान लिया, और उसको जब हम एक प्लेन मानते हैं तो उसके हम रिलेटिव ओरिएंटेशन देख सकते हैं एटम्स की या सब्स्टिट्यूएंट्स बॉन्डेड टू द रिंग। तो ये हमारे पास सपोजिटली प्लेन है, तो इस प्लेन से अगर हम ऊपर को देखेंगे तो अब उसको क्या बोल रहे हैं, अप साइड, और दूसरी साइड क्या बन जाएगी उसकी, डाउन साइड। और सिस आइसोमर के लिए जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को हम देख रहे हैं, दे विल बी अबव और बिलो द कार्बन रिंग। अगर हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो बोथ ऑफ देम दे आर अबव, और अगर हम मिथाइल ग्रुप्स को देख रहे हैं बोथ ऑफ देम दे आर बिलो द रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, ये एक ट्रांस स्ट्रक्चर है, ये प्लेन है, राइट। और प्लेन के साथ आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप ऊपर है और एक हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो और उसके बाद दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या थी कि हम वेज और डैश को यूज कर सकते हैं टू शो द सेम रिप्रेजेंटेशन। तो हमने इसको ऑलरेडी अब डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया, और अब आप इसको सबको लिख भी लो और इसको हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। किस तरीके से हम स्टीरियो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में ये रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करना सबसे मुश्किल है, और इनफैक्ट अगर आपने वो समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, सब और एग्जाम्पल्स देखते हैं जल्दी से, कंसेप्ट अब आप समझ ही चुके हो। तो ये हमारे पास क्या है, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये ब्यूटेन की जो रिंग है, साइक्लोब्यूटेन की रिंग, वो एक प्लेन फॉर्म करेगी, और दो वेजेस के साथ आप मिथाइल ग्रुप देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स कहाँ पे प्रेजेंट है, रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अच्छे से समझ में आ रहा है। और ट्रांस स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप आप वेज के साथ रिप्रेजेंट करोगे, एक डैश के साथ, तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। ये 1,3 है, अगर इन दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे होंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन एंड ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी।
नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, दो हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर और दो मिथाइल ग्रुप प्लेन के नीचे, या दो मिथाइल ग्रुप प्लेन के ऊपर और दो हाइड्रोजन प्लेन के नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। और अगर हम इसका ट्रांसस्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक मिथाइल ग्रुप नीचे, मिथाइल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, या मिथाइल ग्रुप इस वाले में पहले इस वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, या हाइड्रोजन ऊपर और मिथाइल ग्रुप नीचे। तो ये हमारे पास ट्रांसस्ट्रक्चर बन गया। दो कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, ये प्लीज हमेशा याद रखना, राइट। अदरवाइज अगर दो ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं दो कार्बन्स पे, तो हम रिंग स्ट्रक्चर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो। अब ये क्या है, रिंग कौन सी है, 6 कार्बन रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इसमें अब दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं और डैश के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो डैश के साथ मतलब ये प्लेन के पीछे जा रहे हैं, और अगर सॉलिड वेज के साथ है तो ये प्लेन से आगे आ रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। या अगर आप उसको दूसरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दोगे तो ये नीचे को जा रहे हैं, या ये दो मिथाइल ग्रुप्स ऊपर को जा रहे हैं फ्रॉम द रिंग, ठीक है। तो सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये वाले स्ट्रक्चर में एक मिथाइल ग्रुप डैश के साथ, एक सॉलिड वेज के साथ, इसका मतलब है ये वाला आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला मेरी तरफ आ रहा है, ये वाला आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला मेरी तरफ आ रहा है। तो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन होगी, एसेंशियली ये स्ट्रक्चर आपको अब अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, सो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोपेंटेन की हमारे पास रिंग है जिसमें दो हाइड्रोजन ऊपर हैं, दो OH ग्रुप नीचे हैं, राइट। नीचे है इसका मतलब है कि सेम साइड पे है, तो ये सिस स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइऑल, या सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जहां पे एक OH प्लेन के ऊपर और एक OH प्लेन के नीचे, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइऑल। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक COH ग्रुप नीचे दिख रहा है, दूसरा भी नीचे दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिस स्ट्रक्चर, और ट्रांस स्ट्रक्चर के अंदर एक ऊपर और एक नीचे। तो आई होप अब आपको ये रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई। एक और वे है जिस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो लेट अस सी दैट आल्सो। सो यहाँ पे अब आप देखो, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन में जो हाइड्रोजन है हमने किसके साथ ड्रॉ किए हैं, डैश के साथ, और जो ब्रोमीन एटम है वो हमने ड्रॉ किए हैं वेजेस के साथ, राइट। इसका मतलब है कि साइक्लोपेंटेन में ये दो ब्रोमीन के ग्रुप्स प्लेन के नीचे हैं और ये दो हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर हैं, या ये दो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये दो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और सिमिलरली इसको दूसरे वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें ये जो तीन है आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला आपको बहुत अच्छे से बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा आप पीछे को जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखा रहा दे रहा है, और ये बिल्कुल ही पीछे चला गया, आपको नहीं दिखाई दे रहा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो दीज जो सॉलिड वेजेस के साथ हैं दे आर टूवर्ड्स यू, और जो पीछे लाइन चलेगी जो कि बहुत बोल्ड नहीं है वो क्या है, बैक, राइट। और यहाँ पे अब आप अगेन देख सकते हो कि ये दो ब्रोमीन्स जो हैं ये ऊपर को जा रही हैं और दो हाइड्रोजन है वो नीचे को आ रहे हैं, तो ये ब्रोमीन्स ऊपर प्लेन के, इसका मतलब है सिस स्ट्रक्चर, तो सिस 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। और सिमिलरली अब आप ये देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन डैश के साथ, ये वेज के साथ, ये वेज के साथ, ये डैश के साथ, ये ऑपोजिट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस स्ट्रक्चर। और सिमिलरली इस रिप्रेजेंटेशन में भी ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन ऊपर, ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन नीचे, तो ये एक ट्रांस स्ट्रक्चर, सो ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। ऑलराइट, सो यहाँ से हमने अंडरस्टैंड सारी डिस्कशन में साइक्लो एल्केन्स के लिए क्या कर लिया कि while the carbon carbon single bonds of the ring can rotate partially, there is no way to interconvert between the cis and the trans isomers. Cis and trans isomers, they are unique compounds with their unique melting points, boiling points and densities etc. इसलिए cis और trans isomerism हम देखते हैं। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, दोनों 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन है, बट
स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कैसे साइक्लोएल्केन्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं। अब यहाँ तक आपने जो भी एग्जाम्पल देखे वहां पे उन एग्जाम्पल्स में कॉमन चीज क्या थी कि हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो कार्बन ऐसे हैं जिनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट है। बट सपोजिटली हमारे पास कोई ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जहाँ पे दो से ज्यादा रिंग के कार्बन के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो ऐसे की स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या वो सिस स्ट्रक्चर है, वो ट्रांस स्ट्रक्चर है। वेल ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। क्यों कॉम्प्लेक्स बन जाती है? लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। राइट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तीन हाइड्रोजन को निकालेंगे साइक्लोहेक्सेन में से और उसकी जगह पे तीन सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर अब डायग्रामेटिकली देखोगे तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल है और एक क्लोरो है। तो हम सिमिलरली उसको मॉडल में भी ले लेते हैं। राइट, तो ये मॉडल में आप देख सकते हो कि 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग में आप तीन डिफरेंट कलर की बॉल्स देख सकते हो। राइट, एक आप ब्लू बॉल देख सकते हो, ब्लू बॉल को हम मानते हैं मिथाइल है। रेड बॉल को देख सकते हो तो रेड बॉल इथाइल है, और ग्रीन बॉल को आप देख सकते हो, दिस इज अ क्लोरो। ठीक है, तो तीन सब्स्टिट्यूशंस हो गए। अल्फाबेटिकली अगर आप इसका नेमिंग करोगे तो आएगा 1 क्लोरो, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम आ जाएगा। राइट, अब इसके अंदर अब ये सिस है या ट्रांस है। अगर आप ये देखोगे कि आपके पास ये प्लेन है। राइट, अब इस प्लेन में आप देख सकते हो कि जो रेड बॉल है और जो ब्लू बॉल है वो ऊपर को है, और जो ग्रीन बॉल है वो नीचे को है, द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है वो दोनों ऊपर है इस रिंग से। इसका मतलब ये क्या हुआ, सेम साइड ऑफ द रिंग, इसको हमने क्या बोलेंगे, सिस। और अगर हम इस मिथाइल ग्रुप को क्लोरो के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये एक दूसरे को ट्रांस हो गए। सिमिलरली अगर आप इथाइल ग्रुप की बात करोगे तो इथाइल ऊपर है और क्लोरो नीचे है, इसका मतलब है ये एक दूसरे को ट्रांस हो गए। तो एक ही स्ट्रक्चर में सिस भी प्रेजेंट है, ट्रांस भी प्रेजेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैसे नेम करेंगे? हम कुछ नहीं नेम करेंगे, आपको सिर्फ इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कि जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा ऐसे कार्बन होंगे जहां पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आप उसका रिलेशनशिप सिर्फ दो सब्स्टिट्यूएंट्स का बता सकते हो। दो सब्स्टिट्यूएंट्स में आप बता दो कि ये सिस है ये ट्रांस है, बट कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर में बताना डिफिकल्ट है। सो वी कैन नॉट designate the entire molecule as a cis or a trans isomer. All right, I hope this is clear. Very nice. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक एल्कीन्स। ठीक है, अब इसको भी पहले मॉडल के साथ समझ लेते हैं, फिर उसका राइट अप देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास मॉडल है, इसमें आप 6 कार्बन देख सकते हो। अगर ये सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो ये होगा साइक्लोहेक्सेन। बट अगर आप यहाँ पे अब देखो तो आप देख सकते हो कि ये दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। और इन दोनों कार्बन पे एक एक आप रेड कलर की बॉल देख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये फ्लोरीन के एटम है। अब तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइफ्लोरो साइक्लोहेक्सीन। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो। राइट, अब अगर आप देखोगे और इसको दोनों को कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल बी एबल टू सी इज कि हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दोनों फ्लोरीन्स हैं। आप डायग्राम के साथ इसको कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर हो रहा है। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे फ्लोरीन के एटम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी साइड पे क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, रेड वाला फ्लोरीन और ब्लैक वाला कार्बन, रेड वाला फ्लोरीन और ब्लैक वाला कार्बन। तो इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये दोनों एक साइड पे हुए तो ये सिस स्ट्रक्चर हुआ। और अगर मैं इसको आपको डायग्राम दिखाऊं तो वेल ये इसका ट्रांस है, जो डायग्राम आप देख सकते हो वेल इसका ट्रांस है। राइट, मैं उस पर कर्सर अब नहीं लेके जा सकती बिकॉज आई एम होल्डिंग द मॉडल। राइट, तो वो इसका ट्रांस है। तो यहाँ पे अगर आपको वो ट्रांस बनाना होगा तो आप क्या करोगे, वेल आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे। ठीक है, आप ये वाले को घुमाओगे, ये भी ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं।
हम सब जानते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्रॉस अ डबल बॉन्ड, तो हमें करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब ये अगर आप देखोगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वेल अगर आप देखो तो एक मैंने सिस और ट्रांस ड्रॉ कर दिया, बट जब मैं इसको यहाँ पे जोड़ने लगती हूँ, राइट, तो ये इसके अंदर इतना ज्यादा ट्विस्ट आ जाता है, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ गया। तो वेल मैं इसका ट्रांस स्ट्रक्चर मॉडल में नहीं बना पाती। ठीक है, हम डायग्रामेटिकली तो हमने बना दिया, मगर मॉडल पे आई कुड नॉट मेक इट। बहुत बारी मैंने ट्राई भी किया बट मैं नहीं बना सकी। ठीक है, क्यों नहीं बना सके? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग हो जाती है ट्रांस रिंग। तो कॉन्ट्ररी टू द ओपन चेन एल्कीन्स जहाँ पे हम सिस और ट्रांस दोनों देखते हैं, हम यहाँ पे क्या देखते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स में कि सिस साइक्लोएल्कीन जो है दिस इज मोर स्टेबल देन द ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग हो जाती है रिंग की और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है रिंग। ठीक है, और इस हाई रिंग स्ट्रेन की वजह से हम देखते हैं कि जो छोटे वाले साइक्लोएल्कीन्स हैं उनके ट्रांसफॉर्म्स दिखते ही नहीं है, इसीलिए तो मैडम बॉल नहीं बना पाए, राइट। मगर सिस स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, हालांकि सिस स्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है, इवन ये भी कम स्टेबल होता है, बट स्टिल हम इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, बट ट्रांस स्ट्रक्चर को हम देख ही नहीं सकते हैं और मैम भी उसका मॉडल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो छोटे वाले साइक्लोएल्कीन्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, हम सिर्फ उसका सिस स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, ट्रांस अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो अगर हमारे पास रिंग का साइज 7 है या 7 से छोटा है, ठीक है, 7 6 5 4 3, तो हम 3 से लेके 7 कार्बन वाली रिंग्स के लिए सिर्फ सिस ही स्ट्रक्चर देख पाएंगे, और अगर हम उसके नाम के आगे सिस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ट्रांस वाला मिलता ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर आपके पास 7 कार्बन तक की साइक्लिक एल्कीन आ रही है तो उसमें वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिर्फ सिस स्ट्रक्चर ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के याद रखना। अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास कि अगर 8 कार्बन की रिंग आ गई या उससे बड़े कार्बन की रिंग आ गई तो क्या होगा? वेल लेट अस सी दैट नाउ। तो अब हम देखते हैं 8 मेंबर वाली रिंग जहां पे ट्रांस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो अब आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्बन्स का नंबर है स्ट्रक्चर के अंदर वो 8 है। अगर अब आप डबल बॉन्ड देखना चाहते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करूंगी पोजीशन तो ये 2 कार्बन थे डबल बॉन्ड वाले, इसके ऊपर एक रेड बॉल लगी हुई है और यहाँ पे एक रेड बॉल है। तो आप इनकी डायरेक्शंस देख सकते हो, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को आ रहा है, इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्रेजेंट है, और ये हमारे पास एक ट्रांस साइक्लोऑक्टीन है। ठीक है, अगर मैं इसको अब फ्लोरीन के एटम करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाइफ्लोरोसाइक्लोऑक्टीन। और अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये सिस फॉर्म है। तो सिस फॉर्म के अंदर यहाँ पे अब आप क्या देख सकते हो, सिस 1,2 डाई ब्रोमोसाइक्लोऑक्टीन, ये 2 ब्रोमीन के एटम है। अगर अब आप रेड बॉल्स को ब्रोमीन मान लेंगे तो सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स हम दोनों देख सकते हैं। तो 8 कार्बन ऑनवर्ड्स हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स दोनों पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो हमारे पास ट्रांस आइसोमर साइक्लोएल्कीन की रिंग में तभी शो होगा जब 8 कार्बन एटलीस्ट होंगे, और हम देखते हैं कि ट्रांस और सिस साइक्लोऑक्टीन के अंदर अप्रोक्सीमेटली एनर्जी डिफरेंस जो है दैट इज 38.5 किलो जूल पर मोल। और जैसे जैसे हम कार्बन का जो रिंग का साइज है वो बढ़ाते हैं तो ट्रांस स्ट्रक्चर्स इनफैक्ट सिस स्ट्रक्चर से भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और अगर 11 कार्बन्स होंगे तो they will be actually more stable, right? So 11 कार्बन onwards ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, 8 से लेके 11 तक आपको सिस और ट्रांस दोनों दिखाई दे रहे हैं, और 8 से नीचे 7 से नीचे मतलब 3 4 5 6 7 वाली रिंग्स में आपको सिर्फ सिस स्ट्रक्चर ही मिलेंगे, राइट। सो प्लीज आई होप आप इस सब चीजों को याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्या दिया होगा, आपको एक 7 मेंबर रिंग दे देंगे या 6 मेंबर साइक्लोएल्कीन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं,
और आप देखोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो वेल शो करेगा, मगर एक्चुअली में वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? ग्रेट। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स। अब एलीन्स क्या होते हैं? एलीन्स वो स्ट्रक्चर्स होंगे जहां पे एडजेसेंट कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एलीन बोलते हैं, राइट। अब इस एलीन के अंदर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, इस कार्बन पे भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, ये R1 R2 हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो सपोजिटली ये वाला इथाइल ग्रुप होगा, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल शो करना चाहिए, क्योंकि दोनों कार्बन पे डिफरेंट बॉन्ड है। अगर ये दोनों R1 सेम साइड पे होंगे तो सिस होगा, अगर ये ऑपोजिट हो जाएंगे तो ट्रांस होगा। बट वेल नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक जो डबल बॉन्ड है ये एक प्लेन में लाई करता है और दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो दूसरी प्लेन में लाई करता है। अगर एक YZ प्लेन है तो दूसरा XY प्लेन है। अब ये ऐसा क्यों है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब इसके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही है। ये वाला कार्बन एज्यूम कर रहे हैं कि दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड दो हो गए और तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में। ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये वाला इधर सिग्मा बॉन्ड, तो तीन सिग्मा बॉन्ड अगेन इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और राइट, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब sp2 के बाद इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट, जो कि इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। और दूसरा कार्बन जो है इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके साथ वो वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा जो इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये दो पैरेलल वालों ने ओवरलैप किया और ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बन गया। अब अगला डबल बॉन्ड जब ये कार्बन फॉर्म करेगा तो ये वाली ऑर्बिटल को यूज करेगा जो कि इस ऑर्बिटल के 90 डिग्री पे लाई कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है? 90 डिग्री पे है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे है। तो अगर ये एक एक्सिस है तो ये इसके 90 डिग्री पे है, राइट। तो अगर इस नेक्स्ट कार्बन को इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करना है तो इन दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे को, तभी इफेक्टिव ओवरलैप होगा, तभी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अब ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के 90 डिग्री पे बन रहा है। अगर 90 डिग्री पे बन रहा है तो इसकी मतलब क्या होगा कि इनकी प्लेन्स क्या हो जाएंगी? डिफरेंट प्लेन्स हो जाएंगी, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि ये इनकी प्लेन्स डिफरेंट है। इनफैक्ट इसके साथ साथ ये CH2 ग्रुप ये एक प्लेन में लाई कर रहा है और ये वाला CH2 ग्रुप एक अलग प्लेन में लाई कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर आप देख रहे हो तो ये आप इसको एक वर्टिकल प्लेन में देख रहे हो, राइट। तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं और मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? कार्बन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, उसके साथ साथ प्लेन भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इनकी जो प्लेन है वो डिफरेंट हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, राइट। अब सपोजिटली आपके पास क्वेश्चन ये हो कि आपके पास यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड वाला तो आपने देख लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि वो डिफरेंट प्लेन में है। बट अब सपोजिटली यहाँ पे मेरे पास एक R1 ग्रुप लगा है, यहाँ पे मेरे पास एक R2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक R1 लगा है, यहाँ पे एक R2 लगा है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस, ये वाला शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि ये वाला हमने कहा कि ये जो प्लेन है इस वाले की, राइट, अगर ये YZ प्लेन थी तो इस वाले की यहाँ पे कौन सी प्लेन आ गई थी? XY। और अगले वाले की अगेन जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो ये कौन सा बन जाएगा? फिर से YZ।
अब ये भी YZ प्लेन में है, ये भी YZ प्लेन में है, तो दोनों की प्लेन सेम हो जाएगी। और अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप देखोगे कि ये R1 सेम साइड पे है तो सिस है, अगर ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो ट्रांस। तो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, राइट, तो इवन नंबर ऑफ अगर डबल बॉन्ड्स है तो वो वाली एलीन जीआई शो नहीं करेगी। और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है एलीन के अंदर तो वो वाला स्ट्रक्चर आपका जीआई शो करेगा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। फाइन। सो नेक्स्ट आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होंगे जहां पे हमारे पास दो रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही कार्बन कॉमन। ठीक है, तो एक कार्बन कॉमन वाली दो रिंग स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंदर अब आप अगेन देख सकते हो कि ये सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, राइट, एक रिंग है, इसका मतलब है रिंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी शो करती है। और इस कार्बन पे दो ग्रुप्स लगे हैं, एक CH3 और एक हाइड्रोजन, इधर भी एक CH3 और एक हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दो कार्बन्स जिसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, राइट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? वेल नहीं। क्यों नहीं शो करता? अगेन जैसे अलीन्स में डबल बॉन्ड्स की प्लेन्स डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे दोनों रिंग्स की भी जो प्लेन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर एक YZ प्लेन है तो दूसरा XY प्लेन है, और क्योंकि प्लेन डिफरेंट है इसलिए जो ये एटम्स हैं जो कि इस कार्बन्स को अटैच्ड है उनकी प्लेन डिफरेंट हो जाएगी और ये GI शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको मॉडल भी दिखा सकती हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो ये एक 4 कार्बन की रिंग है और नीचे एक ये और 4 कार्बन की रिंग है और दोनों को ज्वाइन करने वाला एक कार्बन। ठीक है, ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब आप इन दोनों रिंग्स की अगर प्लेन्स देखोगे तो प्लेन डिफरेंट है, ये और दो बिल्कुल आपको सेम लाइन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट, आप देख सकते हो ये दोनों डिफरेंट है। आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे इसकी प्लेन डिफरेंट है। ये अगर वेल ऑलराइट, अब आप देख सकते हो ये सामने को आ रहा है और ये इस तरीके से आ रहा है, तो इनकी दोनों की प्लेन्स डिफरेंट है। अगर प्लेन डिफरेंट है तो इसके ऊपर जो बॉन्ड लगी, ये दो एटम लगे हैं जो रेड है, आप देख सकते हो कि ये आपकी तरफ आ रहा है और ये वाला इस साइड पे जा रहा है। ठीक है, अगर कैसे दिखाऊं आपको कंप्लीटली दिखाई दे, राइट, अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो एटम है ये ऊपर जा रहा है और ये साइडवेज जा रहा है। सिमिलरली ये वाला ब्लू जो है ये कहाँ जा रहा है? ये नीचे जा रहा है और ये वाला जो है ये इस तरफ आ रहा है। तो इनकी जो प्लेन है वो डिफरेंट है। प्लेन डिफरेंट की वजह से ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई ना करते हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, राइट। तो दो रिंग वाला अगर स्पाइरो कंपाउंड होगा तो उसमें GI शो नहीं होगी। बट सपोजिटली अगर हमारे पास तीन रिंग वाला हो जाए तो रील रिंग में क्या होगा कि हमारे पास एक YZ प्लेन में होगा, फिर XY प्लेन में होगा, तीसरा फिर से YZ प्लेन में आ जाएगा, राइट, XY प्लेन, XY प्लेन। अगर ये जो भी आप प्लेन मान रहे हो उसको, अगर ये XY प्लेन है तो तीसरे की भी जो प्लेन आएगी वो XY हो जाएगी, बीच वाला है जो YZ प्लेन में, राइट। तो हम दोनों की प्लेन्स जो है वो सेम हो जाएगी, तो ये एटम्स भी दोनों डिफरेंट है, रिंग है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो तीन रिंग वाला जो स्पाइरो कंपाउंड होगा वो GI शो करेगा, राइट। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर एक इवन रिंग वाला स्पाइरो कंपाउंड होगा तो वो GI शो नहीं करेगा। टर्मिनल कार्बन्स पे अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो भी वो सेम प्लेन में लाई नहीं करेंगे। और अगर ऑड रिंग्स हो जाएंगी जैसे कि ये है तो उनकी प्लेन सेम हो जाएगी, इसलिए वो GI शो करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही एलीन्स में था, एलीन में हमारे पास कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड था, तो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड एक इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, वो GI शो नहीं करेगा। मगर अगर हमारे पास क्यूमेलीन्स हो, क्यूमेलीन क्या होता है? जहां पे हमारे पास कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड तीन या तीन से ज्यादा हो, राइट, तो अगर तीन वाला होगा, राइट, ऐसे मैंने अभी पीछे बना के भी दिखाया था, अगर तीन वाला होगा तो उनकी प्लेन सेम हो जाएगी, वो GI शो करेगा। अगर चार वाला हो जाएगा तो वो GI शो नहीं करेगा, पांच वाला हो जाएगा तो GI शो करेगा, छह वाला होगा तो GI शो नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और क्यूमेलीन्स में, एलीन्स में आपको सेम सा ही याद रखना है। इवन नंबर आपको GI शो नहीं करेगा और ऑड नंबर होगा तो GI शो करेगा।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो लास्टली अब हमारे पास आ जाते हैं बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगेन बाइफिनाइल्स क्या होंगे, हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स जो कि एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। एक फिनाइल ग्रुप दूसरा फिनाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड एक बाइफिनाइल या इसको डाइफिनाइल भी बोल सकते हैं। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? वेल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑल्दो ये एक ही प्लेन में दोनों रिंग्स लाई कर रहे हैं, मगर यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फ्री रोटेशन पॉसिबल, तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। सब्स्टिट्यूशन में आप देखोगे यहाँ पे ये जो 4 ब्लू बॉल्स हैं, ये कौन सी पोजिशन है, ये ऑर्थो पोजिशन है इस बाइफिनाइल के लिए, राइट। तो ये आपका पॉइंट ऑफ जॉइनिंग, इस पॉइंट ऑफ जॉइनिंग से नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशंस क्या होगी, ऑर्थो ग्रुप्स। अब इन ऑर्थो ग्रुप्स में अगर हम कोई बल्कि ग्रुप्स लगा दे, जैसे कि NO2 लगा है दोनों साइड पे, यहाँ पे Br लगा है, तो देखने में हमें कैसे लग रहा है, वेल ये रिंग्स है, रिंग्स के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी होती है और ये एक प्लेन में भी लाई करते हैं। तो अगर ये दोनों NO2 ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो ये क्या होगा, एक्सिस स्ट्रक्चर, और अगर ये ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो ट्रांस स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये बल्कि ग्रुप स्टीरिक हिंड्रेंस शो करते हैं, ये एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के पास रहना पसंद नहीं करते, राइट। तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से क्या होता है कि ये जो फिनाइल रिंग्स होती हैं ये डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, ये घूम जाती हैं, ये घूम के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, सो दैट की रिपल्शन ना हो, मिनिमाइज हो जाए रिपल्शन। तो क्या होगा कि एक रिंग YZ प्लेन में हो जाएगी, एक रिंग XY प्लेन में। यहाँ पे ये एक ही प्लेन में लाई करते थे, मगर अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते हैं, और जो ग्रुप्स होंगे वो भी डिफरेंट प्लेन में हो जाएंगे। तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बाइफिनाइल्स है वहां पे भी हम GI शो नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे एक बारी रोटेशन के बाद अलाउ नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, इसको रोटेट नहीं करने देंगे। अब फ्री रोटेशन तो पॉसिबल नहीं होगी, डिफरेंट ग्रुप्स भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, मगर अब ये डिफरेंट प्लेन में लाए करते हैं। तो कंक्लूड के हम यहाँ से करते हैं, कंक्लूजन यहाँ पे ये रहेगी कि फिनाइल रिंग्स क्योंकि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, रोटेशन को हिंडर कर रहे हैं, तो GI ये शो नहीं करेंगे। तो बाइफिनाइल्स में चाहे वो सिंपल बाइफिनाइल है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, या कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए, बाइफिनाइल्स में हम GI नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ से अब इस पूरे लेक्चर की समरी क्या है, वेल समरी ये है कि साइक्लोएल्केन्स में जो सारे के सारे कार्बन्स होंगे रिंग के, दे विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स पे अगर दो भी कार्बन ऐसे हो जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो, तो वेल वो क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। साइक्लोएल्कीन्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ 8 या 8 से ज्यादा मेंबर वाली रिंग्स के लिए देख पाएंगे। एलीन्स के अंदर जहाँ पे कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड होते हैं वहां पे GI नहीं होगा, और क्यूमेलीन्स अगर हो जाएंगे जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होंगे, तो वहां पे क्या देखेंगे हम कि अगर इवन नंबर होगा डबल बॉन्ड्स का तो GI नहीं होगा, अगर ऑड होगा तो GI पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर इवन रिंग्स होंगी तो क्यूमेलीन्स के जैसे इवन रिंग्स या इवन डबल बॉन्ड तो नो GI। स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर ऑड रिंग हो और क्यूमेलीन में अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हो तो GI शो करेगा, और बाइफिनाइल्स में कोई GI नहीं होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, मॉडल्स के साथ हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और अगर समझ में आ गई तो वेल वो बहुत देर के लिए याद भी रहने वाला है। अब नेक्स्ट लेक्चर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जो कुछ हमने इन दो लेक्चर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे सीखा है, हम उससे रिलेटेड अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, और वो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा एक स्ट्रक्चर को देके कि उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं आसानी से, वेल ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।
So see you again. Have a nice day. Bye bye.